साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। हम लोगों की सीरीज चल रही थी एज ऑफ मिल्टन, और एज ऑफ मिल्टन के हमने तुम्हें बताया था कि 2001 से लेकर के अब तक टीजीटी पीजीटी में जितने भी एज ऑफ मिल्टन से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे थे। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा हमारा गला खराब है, तो हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर ना मिले, लेकिन इस आवाज़ के साथ ही आज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलो 25 तक, एक से लेकर के 25 तक, 1 to 25 हमने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है कवर कर लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे 26 से। कहाँ से सीखेंगे? 26। और 26 हमारा क्या कहता है दोस्तों, जानो। मिल्टन्स पैराडाइज, जो मिल्टन की पैराडाइज लास्ट है दोस्तों, उस मिल्टन की पैराडाइज लास्ट क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। हैज नो ट्रेस आ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, आ क्वाइट ऑब्जेक्टिव, फिर हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज। यहाँ पर तो बी। साथियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो जो पैराडाइज लॉस्ट है एक एपिक है और रिलीजियस वर्क है दोस्तों, और इज इन मैनी वेज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्टन्स। और कई तरीक़ों से इसको जो झलकता, एपिक तो है ही है, उसके साथ और रिलीजियस वर्क भी है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी भी झलकती है। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस होते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो भी इन्होंने इन दिस वर्क, अगर हम देखते हैं पूरे वर्क को स्टडी करते हैं पैराडाइज लास्ट को, तो होल वर्क में पैराडाइज लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कलर्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो कलर्ड, ओके, बाय द पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन दोस्तों। तो अब आपको क्लियर तरीके से पता हो गया कि बी ऑप्शन क्यों हमारा सही है। और दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर आ रही है कि अगले महीने में हमारा टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। आंख बंद करके जुट जाइए तैयारी में, जितना मेहनत कर सकते हो इस बार उतनी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि 2016 में वैकेंसी आई थी, 2016 के बाद अब 2020, 4 सालों का गैप बहुत होता है, और 4 सालों का इंतज़ार हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमको हर हाल में अपनी सीट को कवर करना ही करना है, और हमसे जितना भी दोस्तों हो सकेगा हम उतना मदद करेंगे। और एक चीज़ की बात बता देता हूँ, मैं हर कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स से आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं, लेकिन फिर भी चीज़ों की रियलिटी को, सत्यता को जानने के लिए आप किसी अन्य सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो 27 पे बात करेंगे। 27 क्या है? हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। ये इनका बहुत यूनिक वर्क है जॉन मिल्टन का। समझ लीजिएगा, पैराडाइज लास्ट से आपका चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कभी बचना ही नहीं। एक आध क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिल जाता है, आप कितने भी प्रीवियस ईयर के सेट को उठा करके देख लीजिएगा। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का हीरो कौन है? तो सतन दिखाया जाता है। कौन होता है? सतन। और एक बात बता दूं कि ये जो होता है पीस ऑफ लिटरेचर, और इसका प्रोटोगेनिस्ट दिखाया जाता है कौन? सतन। या हम ये भी कह सकते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वर्क। ओके, अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लास्ट अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट व्यूज ऑन द हीरो ऑफ द स्टोरी दिखाया जाता है, और ज़्यादातर सतन एज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट दिखाया जाता है। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन? सतन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। टीजीटी 2009 में ये पूछा गया। 28 नंबर का क्वेश्चन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन अकोर्स इन। वे भी सर्व सेवा करते हैं, हु जो ओनली स्टैंड जो खड़े रहते हैं, एंड वेट इंतजार करते हैं अपनी बारी का। ये लाइन आपसे कहाँ से ली गई? तो दोस्तों, ये ऑन एज ब्लाइंड से ली गई है। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। 44 वर्ष की अवस्था में जब ये पूर्ण तरीके से 1952 में अंधे हो जाते हैं, ग्लाको, ओके, जब ये पूरी तरीके से 44 वर्ष की, तब वो
एक कविता की रचना करते हैं ऑन एज ब्लाइंडनेस, और ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी रखा हुआ है दोस्तों। तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में जाकर भी आप इस कविता को, इस पोएम को बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हो। ओके, वहाँ पर ये लाइन कही जाती है, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑन एज ब्लाइंडनेस। और इससे भी बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों ये कहाँ से ली गई हैं, ऑन एज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा 44 वर्ष की अवस्था में इसको लिखा गया था, यानी कि उस समय ये पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। दूसरा हम ये बता दें, नेक्स्ट मिल्टन्स पैराडाइज, ये तो हो गया। अब 29 पे, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्राइज फॉर इट्स। जो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों, इस पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा किस लिए की जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। किस लिए पैराडाइज लॉस्ट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई? तो इसके ग्रैंड स्टाइल के लिए, ये बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया। अब दोस्तों पूछोगे ये सर ग्रैंड स्टाइल क्या होता है? तो ग्रैंड स्टाइल क्या? भव्य, शानदार। डैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, इट इज, डैट मीन्स या विच मीन्स इट इज एन एलिवेटेड, सीरियस, हाईली क्राफ्टेड एंड डिफरेंट फ्रॉम कॉमन स्पीच। जो एकदम कॉमन स्पीच से क्या हो, एकदम अलग हो, वो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? ग्रैंड स्टाइल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। पैराडाइज लॉस्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कितनी बुक्स हैं दोस्तों? तो इसकी डी ऑप्शन सही है आपका, 12 बुक्स। और एक बात थोड़ी सी मैं इसमें बता दूं दोस्तों, 12 बुक्स हैं, तो जब ये ओरिजिनली ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, तो इसमें जब ओरिजिनली पब्लिश हुई थी ये 1667 में, 1667 में ये पब्लिश हुई थी, तब इसमें कुल 10 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे दोस्तों? 10। लेकिन 1674 में मिल्टन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था इस पोएम को दोस्तों, तो इसमें 12 बुक्स कर दी गई थी बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लॉन्गर बुक्स इनटू 4। ओके, जो इनकी दो बहुत लंबी लंबी बुक्स थी उनको 4 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। कब? ध्यान रखना, 1674 में, जब दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया था। जब पहली बार ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी तो 1667 में, और उस समय इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ध्यान रखना इस बात को। तो चलो दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन क्या है? इज अ प्ले, एक प्ले है, या एक लंबी कविता है दोस्तों, या एक मास्क है, या अ लॉन्ग टेरिटीज है? तो है क्या दोस्तों? तो ये एक क्या है? प्ले है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक प्ले है। अब इसके बारे में देख लीजिएगा कैसे। ये परफॉर्म किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ आ बिब्लिकल स्टोरी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। ये भी कैसे, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कैसी ट्रेजेडी है? तो एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी होती है दोस्तों। ओके, और ये पब्लिश होती है, सैमसन एगोनिस्ट जो पब्लिश होती है वो 1667 में। कब? 1671 में, यानी कि 1671 में पब्लिश होती है। ओके, पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगोनिस्ट। इसके बाद दोस्तों बाई मिस्टेक दोस्तों मे बी पॉसिबल कि हम बात कर रहे हैं जो 1671 में पब्लिश होती है वो पैराडाइज रीगेंड थी। कौन था? पैराडाइज रीगेंड दोस्तों। नेक्स्ट, ये सैमसन एगोनिस्ट की बात कर रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉस्चरल पोइम बाय मिल्टन। दोस्तों इन चारों में से उसकी पॉस्चरल पोइम कौन सी है? तो सी लेसिडर्स, जो कि उसने अपने एक कॉलेज फ्रेंड थे, इनके बहुत अच्छे कॉलेज दोस्त थे, ओके, उनकी यादगार में इसको लिखा था। उनका नाम था एडवर्ड किंग। ओके, बहुत अच्छे गुड फ्रेंड थे किंग एडवर्ड। जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये एक जो है जहाज होता है और वो डूब जाता है, और ये डूबने से इनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। जब ये इनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो अपने दोस्त की मृत्यु से दुखी होकर के वो इस पॉस्चरल एलेजी की रचना करते हैं दोस्तों।
तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा किसकी मृत्यु से दुखी होकर के, अपने बहुत ही अच्छे दोस्त जिनका नाम था किंग एडवर्ड। 1637 में इसकी रचना होती है। कब? 1637 में इसको पब्लिश करवाया जाता है। 33 पे मिल्टन्स पोएट्री, मिल्टन की पोएट्री इज मीन्स अ मिरर इन विच जिसमें द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ओके, हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो पैटिसन। कौन होते हैं? पैटिसन होते हैं दोस्तों। यानी कि अब स्टेटमेंट वाज मेड बाय, इनका पूरा नाम होता है मार्क पैटिसन। क्या नाम होता है इनका पूरा नाम? MARC मार्क पैटिसन इनका पूरा नाम दिखाया जाता है। अगला हम बात करेंगे द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। कौन सा पीरियड? चार ऑप्शन आपके सामने ABCD करके दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। और हमारी 100 क्वेश्चंस की जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चली है वो भी एज ऑफ मिल्टन के नाम से चले। तो कौन सा पीरियड होता है जो एज ऑफ मिल्टन TGT 2005 में पूछा गया? तो C। 1625 से लेकर के 1660 तक की एज जो है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानी गई। किस नाम से? एज ऑफ मिल्टन। हम कह सकते हैं द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन फॉल्स बिटवीन द ईयर 1625 to 1660 कंप्राइजिंग कैरोलिन एज, या हम इसे कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं। ओके, प्यूरिटन एज भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं दोस्तों। जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1600 में। ओके, और ही वाज जीनियस नेक्स्ट, ही वाज जीनियस ओके इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। ये भी ध्यान रखना। अगला 35 द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। जो एज ऑफ मिल्टन थे उसमें 3 प्रकार के पोइट्स हुआ करते थे। कौन से तीन प्रकार के दोस्तों? तो देखो, मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। कैसे? मेटाफिजिकल पोइट, कैवलियर पोइट और प्यूरिटन पोइट। ठीक है, ये 3 प्रकार के कवि हुआ करते थे। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी कि द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। कौन कौन से? मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। ध्यान रखना। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार की अगर हम बात करें तो मिल्टन के जो कंपेनियन थे ओके द कॉज ऑफ द प्यूरिटन्स। तो इतना विशेष ध्यान रखिएगा। मेटाफिजिकल जो है वो रेफर करते हैं कंसर्न अबाउट द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस काइंड ऑफ पोएट्री वाज प्राइमरीली फिगर्ड बाई। मेटाफिजिकल को जॉन डन के द्वारा। कब? 17वीं सेंचुरी में, अर्ली 17वीं सेंचुरी में कह सकते हो दोस्तों। तो 36 नंबर पे ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं इसलिए देता चल रहा हूँ जिससे कि आपको ज़रूरी नहीं दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी जानकारी इकट्ठी होती है वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता चल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर और इनके अलग अलग से दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर से भी अलग वीडियो बनाऊंगा। एक दोस्तों एरोपेजेटिका के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, ये इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनमें बिल्कुल अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपकी TGT PGT के सिलेक्शन कराने में जितनी भी मदद हो सकेगी उतना मदद करूंगा, उतना हेल्प करूंगा दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाई, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन के द्वारा इन द फ्रेज ऑफ हिज लाइफ। ओके, कौन से? जब ये स्टूडेंट लाइफ में था, फर्स्ट स्टेज में या मिडिल या लास्ट स्टेज में? तो दोस्तों ये लास्ट स्टेज में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। और उस समय जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था, पब्लिश करवाया था, तो 1667 में। ओके, तो आप समझ सकते हो कि इनकी वो लास्ट स्टेज ही थी। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों? सही होगा, अर्थात जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट ओके इन लेट 1650 में। ध्यान रखना, लगभग 1650 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पब्लिश जो हुआ था दोस्तों वो जो है कब हुआ था? 67 में जाकर के पब्लिश हुआ था। और एक बात बता दूं इनके बारे में
कि इनका जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। कब हुआ था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म जॉन मिल्टन का लंदन में हुआ था 9 दिसंबर 1608 को, और ये मर गए थे 1674 में। ओके, कब मर गए थे, 1674 में, ध्यान रखना इसको। और ये दोस्तों लगभग अगर मैं बात करूं 1661 में मिल्टन जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे ड्यू टू द आई डिसीज। एक डिसीज थी जिसका नाम था ग्लूकोमा। ग्लूकोमा नामक बीमारी से जो है इनकी आई साइट जो है वो बिल्कुल भी चली गई और ये बिल्कुल भी अंधे हो गए दोस्तों। तो ठीक है, और बट ही वेंट ऑन राइटिंग, लेकिन इन्होंने जो है वो लिखने पैराडाइज लास्ट को लिखना जारी रखा। लेकिन इन्होंने किसकी सहायता ली, अपनी पुत्री की। यूजिंग हिज डाटर्स ओके एज स्क्राइब्स द कंप्लीटेड इट बाई 1667, और 1665 में लगभग पैराडाइज लास्ट को लिख करके कंप्लीट भी कर दिया। इसके बाद 67 में इसको पब्लिश करवा दिया गया और पैराडाइज लास्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया 74 में, जिसमें पहले जब 67 में ये पब्लिश हुआ था तो इसमें 10 बुक्स थी, और जब जॉन मिल्टन के द्वारा इसको 1674 में पुनः रीऑर्गेनाइज किया गया तब इसमें इनकी 2 बड़ी कविताओं को 4 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। डेट मीन्स तभी 12 बुक्स। अब आप क्या लगाओगे, 12 बुक्स। क्लियर हो गया दोस्तों। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क ओके रिटन बाय मिल्टन। नीचे बेटा 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा मास्क है, तो कॉमस दोस्तों। कौन सा है, कॉमस, यानी कि कॉमस एक मास्क है और ये लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के लिए। इस मास्क को लिखा गया था जो कि मास्क के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये जब दोस्तों पब्लिश हुआ था तो इसका एक नाम था अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टल। फिर रिपीट कर देता हूँ, इसका ओरिजिनल जो नाम था जब ये पब्लिश हुई थी तो अ मास्क प्रेजेंटेड एट ओके लुडलो कैस्टल। और कब पब्लिश हुई थी, 1638 में, यानी कि 1638 में दोस्तों। अगला 38, इन विच पोइम, कौन सी पोइम में, कौन सी कविता में डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपेयर्स, सॉलिट्यूड अकेलापन, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ओके, तो ये क्या है, पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट में, यानी कि जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट को। ये एक एपिक है और ग्रैंड स्टाइल में दोस्तों लिखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तब इसमें कहा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये लाइन बोली जाती है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। एक बार अच्छा फिर रिपीट कर दो, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, 9 दिसंबर 1608 को। कहाँ हुआ, लंदन में। अच्छा, इनका एजुकेशन कहाँ हुआ, तो सेंट पॉल स्कूल में। इसके बाद कहाँ हुआ, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को बस याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये किसके कंपेनियन थे, प्यूरिटेंस के, ओलिवर क्रॉमवेल के। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ध्यान बनाए रखोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, डी डॉक्ट्रिना, ओके, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियनिया ओके कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियनिया कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, तो ये किस में, तो ए ऑप्शन पैराडाइज लास्ट आपका सही ऑप्शन होगा, अर्थात डी डॉक्ट्रिना ओके क्रिस्टेनिया इज द, ये एक हेरेटिकल, ये क्या होता है, एक हेरेटिकल ओके ट्रीटाइज होता है एंड कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट भी है। और दूसरा, कॉमस बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ अ, कॉमस क्या है, अभी अभी बताया था, एक मास्क है। कॉमस क्या है, अभी अभी बताया था मैंने, क्या है, एक मास्क है। और ये एक ड्रामेटिक इंटरमेंट के लिए मास्क लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, कॉमस को, ठीक है। और
इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, जब ये पब्लिश हुआ था तो इसका नाम क्या था एक बार बता दो। अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टिल, और कब पब्लिश हुई थी? 1638 में। 41 देखो, मिल्टन वाज अपॉइंटेड, मिल्टन को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू ओलिवर क्रॉम्वेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। किस वर्क के लिए दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया था? तो इनको अपॉइंट किया गया था ऑन द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। किसके लिए? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑन द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट के लिए दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया था। किसका? लैटिन सेक्रेटरी ओलिवर क्रॉमवेल का। तो अब क्लियर हो गया होगा किसके लिए। तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन थे वो प्रोपोनेंट ऑफ द ओके व्यू दैट द पीपल हैड द राइट टू डिपोज द पब्लिश ओके टाइनिकल किंग्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और उस समय दोस्तों एजुकेशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट इन 1649 में इनको कॉमनवेल्थ जो रिपब्लिकन था उसको इन्होंने क्या करा था? सपोर्ट करा था। किसने? जॉन मिल्टन ने। किसको? कॉमनवेल्थ को ये सपोर्ट करते थे दोस्तों। इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन ओके टंग्स एंड लैटिन सेक्रेटरी ऑफ क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। सैमसन अगोनिस्ट सोज मिल्टन्स डिजायर ऑफ ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। बी ऑप्शन आपका सही होगा, द ग्रेविटी ऑफ काम ओके डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों। जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें तो ग्रीक मॉडल ऑफ अ जेनर टू अ बिब्लिकल एपिसोड इन हिज ओनली ट्रेजेडी, सिर्फ और सिर्फ वो ओनली ट्रेजेडी क्या थी? हमारी सैमसन एगोनिस्ट थी। ओके, तो ये एक ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्ट, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब आगे देखो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके 43 क्वेश्चन को। एल एलेग्रो इंपॉर्टेंट है, लगा लो अभी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एल एलेग्रो एंड ओके इल पेंसैरसो मीन। एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है और इल पेंसैरसो क्या मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जो एल एलेग्रो है इसका मतलब होता है हैप्पी मैन। क्या मतलब होता है? हैप्पी मैन, यानी कि जॉयस पर्सन, जॉयस व्यक्ति। और इल पेंसैरसो का मतलब होता है द मेडिटेटिव मैन। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 43 का कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एल एलेग्रो को कंपोज किया गया था दोस्तों 1645 ईस्वी में। कब? 1645 यानी कि 1645 में। इसके बाद में इसकी और एल एलेग्रो और इल पेंसैरसो को दोस्तों कंपेनियन या हम कह सकते हैं जुड़वा सिस्टर के नाम से भी इनको जानते हैं, कंपेनियन पोएम के नाम से भी जानते हैं मिल्टन को। किसको? एल एलेग्रो और इल पेंसैरसो को कंपेनियन पीस ऑफ मिल्टन्स पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें अगर हम बात करें, ये एक इटालियन वर्ड है, ओरिजिनली मीन इसका होता है एल एलेग्रो का अ चीयरफुल मैन। और अगर हम नेक्स्ट इल पेंसैरसो की बात करें तो इल पेंसैरसो का मतलब होता है मलंकली रादर देन जॉय, अर्थात मेडिटेटिव मैन। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट द पैराडाइज लास्ट वाज कंप्लीटेड बाई, पैराडाइज लास्ट बाई कंप्लीटेड बाई, पैराडाइज लास्ट सी ऑप्शन कब कंप्लीट? यही बात अभी हमने बताई थी कि बेटा इसको जॉन मिल्टन ने लिखना 1650 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ये अंधे हो गए तो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में जो है अपनी बेटी की सहायता ली। ये बोलते गए और इनकी बेटी लिखती गई। इसके बाद इस पैराडाइज लास्ट को, इस एपिक को, इस महाकाव्य को लिख करके इन्होंने तैयार कर दिया था 1665 में। और उसके 2 साल बाद ओके 10 पुस्तकों के साथ इसको पब्लिश करवाया गया था 1667 में। और इस पैराडाइज लॉस्ट को
जो मेन कैरेक्टर है वो सतन दिखाया जाता है। सतन इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट। क्लियर हो गया। और इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था मिल्टन के द्वारा, वो 1674 में रीऑर्गेनाइज किया गया। और जब पैराडाइज लास्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया था तब इसमें 12 बुक्स थी। कितनी हो गई थी? 12 बुक्स। इनकी 2 लॉन्ग बुक को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया था दोस्तों। तो अब समझ आ गया अच्छे से। जबकि बट कुड ओनली बी एबल पब्लिश इन द ईयर। अब सारी चीज़ें हमने बता दी एक बार। अच्छा, साथ ही साथ ये बता दो जन्म कहाँ हुआ इनका, लंदन में। कब हुआ? 9 दिसंबर 1608 को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 45 नंबर पे देखिएगा, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ओके, बहुत कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वाज। उस समय पोइट की एज क्या थी? तो उस समय पोइट जो है कॉलेज स्टूडेंट था और उस समय इनकी एज थी 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। और बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जब ये जो पोइम थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये पब्लिश हुई थी 1629 में। कब पब्लिश हुई? 1629 में। और उस समय लेखक की उम्र कितनी थी? 21 ईयर। ओके, कितनी? 21 ईयर। और मिल्टन का जो ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी है दोस्तों, ये एक अप्रेंटिस वर्क कहलाता है इनका। कैसा वर्क कहलाता है? अप्रेंटिस वर्क कहलाता है दोस्तों। ओके, ऑफ एन नेटिव टोन में लिखा गया, यूथफुल आइडियलिज्म दिखाया जाता है इसमें, और अकेजनल क्वाइंट कॉन्सीट दिखाया जाता है। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन, मिल्टन्स सैमसन अगोनिस्ट इज है क्या ये? तो एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी कि सैमसन अगोनिस्ट क्या है? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है दोस्तों। क्या है? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। जॉन मिल्टन का सैमसन अगोनिस्ट जो पब्लिश होती है वो 1671 में। कब दोस्तों पब्लिश होती है? 1671 में। और इसको सैमसन अगोनिस्ट को दोस्तों एक इनकी और पोइम, मुझे एक और वर्क इनका याद आ रहा है, पैराडाइज रीगेंड। वो भी 1671 में आता है। और वो वर्क सैमसन अगोनिस्ट के क्या होता है? अगोनिस्ट के क्या होता है? पैरेलल होता है। डैट मीन्स कंटेम्प्रेरी दिखाया जाता है, समकालीन दिखाया जाता है वो वर्क भी। तो अब क्लियर हो गया साथियों। यहाँ पर तो सैमसन एगोनिस्ट कब पब्लिश हुआ था? 1671 में। है क्या? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है आपकी। हु इज द फॉलोइंग ओके बिकेम ब्लाइंड। अर्थात एक बात बताओ, चारों राइटर्स में से अंधा कौन हो गया था? 1952 में 44 वर्ष की अवस्था में दोस्तों कौन अंधा हुआ था? जॉन मिल्टन। 1952 नहीं, 1652। 1652 में 44 वर्ष की अवस्था में कौन अंधा हो गया था? जॉन मिल्टन दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? ए ऑप्शन। अच्छा, थोड़ा सा मैं और इनके बारे में बता दूं। मिल्टन की आई साइड जो है स्टेडली जो कम होती गई आने वाले दिनों में, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि फरवरी 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे दोस्तों। इसके बाद ये एक कंपोज करते हैं, ऑन एज ब्लाइंडनेस नाम की एक कविता लिखते हैं। ओके, एक्सप्रेस करते हैं और उसमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। थोड़ा सा मैं दोस्तों इनकी कुछ सिलेक्टेड पोइट्री के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब वीडियो बनाता हूँ तो दिमाग में जो चीज़ इनसे रिलेटेड याद आती है मैं आपको बताता चलता हूँ। इनकी कुछ सिलेक्टेड पोइट्री होती हैं। एक लैसिडस है। लैसिडस दोस्तों ये इनके दोस्त थे एक, ओके, किंग एडवर्ड। उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने लैसिडस की रचना की थी 1938 में।
1937 में रचना की थी और 1938 में इसको पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। 37 में ही पब्लिश हुआ था, कहीं कहीं 37 है 38 है। थोड़ा सा आप किसी दूसरे सोर्स से भी इसकी रियलिटी को, इसकी सत्यता की जांच कर लें। पैराडाइज लास्ट दोस्तों 1667, पैराडाइज रीगेंट 1671 में, सैमसन एगोनिस्ट इनकी वो भी 1671 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखो 48, पैराडाइज रीगेंट बाज द वर्क ऑफ, किसका है? जॉन मिल्टन का। कब पब्लिश हुई? 1671 में पब्लिश हुई दोस्तों। कब पब्लिश हुई? 1671 में। और इनका एक फेमस वर्क है, ध्यान रखना, पैराडाइज रीगेंट और सैमसन एगोनिस्ट दोनों ही जो है वो 1671 में पब्लिश होती हैं। अच्छा, जो पैराडाइज रीगेंट है वो एक ब्रीफ एपिक पोएम इन 4 बुक्स, 4 पुस्तकों में बटी हुई है पैराडाइज लास्ट, और एक एपिक पोइम है। क्लियर हो गया। सैमसन एगोनिस्ट एक ड्रामेटिक पोइम है, ध्यान रखना कैसी है, एक ड्रामेटिक पोइम है। अगला 49 पे देखिए, पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ, कितनी बार रिपीट हुआ है? 12 बुक्स। कितनी? 12। अच्छा, जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था पैराडाइज लास्ट 1667 में, तब इसमें कितनी पुस्तकें थी? ध्यान रखना कितनी? 10। लैसिडस इज मिल्टन्स क्या है? एक पॉस्चरल एलिजी है, क्योंकि ओके पॉस्चरल एलिजी ये अपने दोस्त होते हैं इनके, ओके उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इसकी रचना करते हैं। किसकी मेमोरी में? इनके कॉलेज फ्रेंड होते हैं जिनका नाम होता है एडवर्ड किंग, और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के एक पॉस्चरल एलिजी लैसिडस की रचना करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला हम बात करेंगे आपसे कि जो लैसिडस है वो गिव इन मिल्टन्स अ पोएटिक एडवांटेज, ध्यान रखना इस बात को। ओके, अगला देखो 51 पर, भेन बाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन। तो देखो कंप्लीट और पब्लिश होने में फ़र्क है। कई बार क्वेश्चन, बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना, एकदम सही तरीके से क्वेश्चन को टिक करना। पैराडाइज लास्ट को कंप्लीट किया गया था वो 1665 में, बट पब्लिश हुआ था 67 में। ओके, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, in Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, okay, scarcely any. This remark has been made by. ये रिमार्क दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम हैजलिट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हैजलिट के द्वारा इस रिमार्क को दिया गया था। ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन वाज गिवन, ओके, बाय विलियम हैजलिट। तो कह सकते हो कि द अबव गिवन रिमार्क अबाउट जॉन मिल्टन एंड शेक्सपियर, और इनकी एक पोएम थी ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। ओके, ये विलियम हैजलिट के द्वारा ये रिमार्क दिया जाता है। अच्छा, विलियम हैजलिट की बात हुई तो इनका जन्म कब हुआ बता सकते हो आप? ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि विलियम हैजलिट का जन्म कब हुआ। ओके, और कहाँ हुआ दोस्तों? ये भी इतना मैं तुम्हें हिंट कर देता हूँ, ये भी एक इंग्लिश राइटर थे। ओके, तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इन मिल्टन देयर इज, अच्छा रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक, नीचे दी गई में से कौन सी एक एपिक है दोस्तों? तो पैराडाइज लास्ट एक क्या है? एपिक पोइम है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 53 का कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, एपिक कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट को, और इसमें दोस्तों एडम, ईव और सैटर्न इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, लॉन्ग पोएम। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, हु ओवरकम्स, अगला क्वेश्चन 44, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फ्यू, द लाइन अक्योर्स इन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, पैराडाइज लास्ट दोस्तों। कौन है? पैराडाइज लास्ट। अगला, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर? ओके, फैंसी चाइल्ड। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर? फैंसी चाइल्ड।
दोस्तों। तो इसका ए आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा मिल्टन। कौन सा, मिल्टन। ओके। इंग्लिश पोइट, पम्पलेटर, हिस्टोरियन, ये सब कौन थे, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी पोइट थे, पम्पलेटर थे, एक हिस्टोरियन थे। ओके। और ए शेक्सपियर सुइटे शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड इज हिज पोइम एल एलेग्रो। ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको बताया था हम 26 से लेकर के 55 तक डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो हम कल लेकर के आएंगे इसी टाइम पर, रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास मैं आपको बना करके डाल दूंगा। पहले वीडियो डालूंगा, फिर इसी वीडियो की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो अगर आप, एक चीज़ है कि कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक हो तो बाय मिस्टेक भी आ रहा ह्यूमन बीइंग, ओके, मिस्टेक होना स्वाभाविक है, तो आप उसको माइंड मत करिए। और या आप ऐसा भी कह सकते हो, उसे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं उस गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे।